नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार वार्ता की शुरुआत होने जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं और उधर से ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ के भी पहुंचने की खबर है। एक तरफ बातचीत का मंच तैयार हो गया है, वार्ताकार भी पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ठन गई है। इजरायल के लेबनान में जारी हमलों के चलते ईरानी सेना IRGC ने हॉर्मुज दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब अमेरिका हॉर्मुज से शुल्क वसूलेगा, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या टूट गया ईरान और अमेरिका का समझौता, हॉर्मुज पर लगेगा टोल। इन हालात में क्या पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो पाएगी, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। सीजफायर के बावजूद लेबनान और गजा में इजरायल के हमले जारी। ताजा हमलों में 6 लोगों की गई जान। इजरायल का दावा, अमेरिका के दबाव में भी पीछे नहीं हटेगी सेना। रूसी रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला। रूस ने भी जापोरिजिया पर दागे ग्लाइड बम। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश की जनता को किया सावधान, कहा रूसियों ने की बड़े हमले की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की पीएम मेलोनी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। ट्रंप का दावा, फिर से दोस्ती करना चाहती है मेलोनी। इतालवी पीएम का जवाब, आपकी दोस्ती से नहीं बढ़ी मेरी लोकप्रियता। और चलते चलते में देखेंगे कैसे अचानक पूरब की तरफ खिसक गया पूरा जापान। वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाले हमें न सिखाएं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी के धार्मिक स्थलों को लेकर दिए गए बयान पर भारत का पलटवार। टिप्पणियों को बेबुनियाद और राजनीतिक उद्देश्य से बताया प्रेरित। स्पेन में बड़ा सियासी भूचाल। पीएम सांचेज की पत्नी बेगोना गोमेज पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा। पासपोर्ट जमा करने और हर 2 हफ्ते में हाजिरी देने का आदेश। दुनिया भर में योग दिवस की धूम। अमेरिका से लेकर नेपाल तक सजे शिविर। लोगों में दिखा उत्साह। स्वस्थ जीवन पर आधारित है इस साल की थीम। इस्तीफा देने की तैयारी में ब्रिटेन के पीएम स्टामर। 100 से ज्यादा सांसदों ने बनाया दबाव। ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में दावा, सरकार ने दावे को किया खारिज। तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर बातचीत शुरू होने की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। स्विट्जरलैंड में वार्ता की तैयारियां पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में आयोजित हो रही इस बैठक के लिए अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। उधर स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ इस वार्ता में शामिल होने के लिए ज्यूरिख में लैंड कर गए हैं। लेकिन बातचीत से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने चेतावनी भी दी है कि तेहरान किसी भी लिखित समझौते को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वॉशिंगटन अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से लागू नहीं करता। अमेरिकी लोग अर्थशास्त्र और लागत लाभ की भाषा को बेहतर समझते हैं। जब तक ये समझौता सिर्फ कागजों पर ही रहेगा, मध्य पूर्व से ऊर्जा की आपूर्ति भी रुक जाएगी। जो लोग इस जंग में मारे गए हैं उन्हें ईरान नहीं भूलेगा। वहीं वार्ताकार गालिबफ ने भी कहा कि वो और ईरानी प्रतिनिधि मंडल वार्ता की तैयारी करते वक्त मिनाब के बच्चों और अन्य ईरानी शहीदों की यादों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने जोर देकर कहा कि ईरान दूसरे पक्ष की तरफ से अतीत में वादे पूरे न होने के अनुभवों को ध्यान में रखेगा, यानी ईरान पूरी तरह से सतर्क है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या यहां से पश्चिम एशिया में संघर्ष का अंत हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ तो वार्ता की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में तीखी बयानबाजी भी देखी जा रही है, जो बढ़ते टकराव का संकेत माना जा रहा है। दरअसल ईरान और अमेरिका तो समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इजरायल इसमें बड़ी बाधा बना हुआ है, क्योंकि पीस डील की शर्तों में लेबनान में भी युद्ध विराम शामिल है, लेकिन इजरायल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जबकि अमेरिका ने समझौते के दौरान कहा था कि इजरायल अब लेबनान पर हमले नहीं करेगा।
जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होते हैं तब तक हॉर्मूज बंद रहेगा। अगर कोई भी जहाज हॉर्मूज के नजदीक आने की कोशिश करेगा तो एक्शन लिया जाएगा। आईआरजीसी ने हॉर्मूज बंद कर दिया है। ईरान का कहना यह भी है कि समझौते की 60 दिन की अवधि के बाद वो हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क भी लेगा, जिससे उसका इस क्षेत्र में दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि 60 दिनों के सीजफायर के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। अगर तय समय में कोई अंतिम शांति समझौता नहीं हो पाता है तो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए गार्जियन एंजल के रूप में दी गई सेवाओं के बदले अमेरिका टोल लगा सकता है। यह टोल अतीत, वर्तमान और भविष्य के खर्चों की भरपाई के लिए होगा। यानी अब ट्रंप खुद हॉर्मूज से टोल वसूलने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद इस समझौते को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई दोनों देशों के बीच कोई सहमति बन पाएगी। वैसे देखा जाए तो ईरान अमेरिका पर दबाव बना रहा है। ऐसे में ट्रंप के लिए यह डील बहुत मुश्किल होने वाली है। अब देखना यह होगा कि स्विट्जरलैंड की वार्ता से क्या नतीजा निकलता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल की, जो शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। दरअसल पश्चिम एशिया में अगर जंग चल रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इजरायल को ही माना जा रहा है, जो ना कोई सीजफायर मानता है और ना ही कोई समझौता। अभी एक दिन पहले ही इजरायल ने लेबनान के साथ सीजफायर समझौता किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को अपनी जीत बता रहे थे। दावा कर रहे थे कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनके बिना एक कदम नहीं चल सकते। लेकिन इजरायल ने ट्रंप को जवाब दे दिया है कि हम वो ही करेंगे जो हमारे मन में होगा। और अब सीजफायर समझौते को भी इजरायल ने तोड़ दिया है। यह समझौता 8 घंटे भी कायम नहीं रह पाया। इजरायल ने लेबनान से लेकर गजा तक हर जगह बम बरसा दिए। इजरायल की कार्रवाई में लेबनान में 20 लोगों की जान चली गई, वहीं गजा में भी 6 लोगों की जान गई है। हालात को और बिगाड़ने का काम इजरायल के मंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का कहना है कि हमने दक्षिण लेबनान पर कब्जा कर लिया है, वहां हमारी सेना तैनात है और हमारी सेना अब वापस नहीं लौटेगी। इजरायल अब यहां सिर्फ अस्थायी चौकियां नहीं बल्कि सुरक्षा क्षेत्र में स्थायी सैन्य ढांचा और बेस तैयार कर रहा है। इजरायल के हमले के बाद अब हिजबुल्लाह पर भी जवाब देने का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इजरायल सिर्फ लेबनान पर ही हमले नहीं कर रहा, उसके हमले गजा पर भी नहीं रुक रहे। गजा में हुए इजरायली हवाई हमलों में 2 बच्चों और अल जजीरा के कैमरामैन सहित करीब 6 लोगों की जान गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजरायल ने अक्टूबर 2025 में गजा में युद्ध विराम का ऐलान किया था। इसके बावजूद वो गजा पर लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों के साथ गजा की जमीन पर भी कब्जा कर रहा है। जब युद्ध विराम हुआ था तब इजरायल गजा की 50% जमीन को कब्जा कर चुका था और इस वक्त उसका यह कब्जा 65% तक पहुंच गया है। नेतन्याहू का कहना है कि जल्दी ही इसे 70% करना है और धीरे धीरे पूरे 100% गजा पर इजरायल का कब्जा होगा। इसके लिए ही गजा पर हमले तेज किए जा रहे हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि सीजफायर के बावजूद गजा पर रोजाना इजरायली सेना बम गिरा रही है, जिसमें 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। इस मामले में इजरायली सेना की जो सफाई आई है उससे वो खुद ही सवालों में घिरती दिखाई दे रही है। आईडीएफ ने माना है कि अल जजीरा के कैमरामैन की जान हमारे हमले में गई है और हमें इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वो हमास की सैन्य शाखा का हिस्सा था। यानी पत्रकारों की जान लेने को इजरायल अब अपनी कामयाबी बता रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो बातचीत की कोशिशों के बीच एक बार फिर यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमला किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के तुमेन इलाके तक पहुंचे। यह इलाका पश्चिमी साइबेरिया में है और यूक्रेन की सीमा से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। यहां एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। अब हमारे पास ऐसे नए ड्रोन हैं जो 3000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हमारी सेना तेल क्षेत्र पर केंद्रित मध्यम और लंबी दूरी के हमलों के अपने अभियान को जारी रखेगी। जेलेंस्की ने सेना की तारीफ करते हुए इस हमले को काफी असरदार बताया और साथ ही ये धमकी भी दे दी कि उनके पास इससे भी ज्यादा ताकतवर और लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन हैं। दरअसल इस जंग में सैन्य टकराव के मामले में रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन रूस को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि उस पर जंग से पीछे हटने का दबाव बढ़े। लेकिन उसके ये हमले रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर करने की बजाय और भड़काते हुए नजर आते हैं।
इस यूक्रेनी हमले की पुष्टि करते हुए रूस के तुमेन इलाके के गवर्नर अलेक्जेंडर मूर ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन हमले को रोक दिया। रिफाइनरी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूक्रेनी हमले में भले ही रूस को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन रूस के हमलों ने यूक्रेन में एक बार फिर तबाही मचा दी। रूसी सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर ग्लाइड बमों से हमला किया है, जिसमें 5 लोग मारे गए हैं जबकि 11 घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि हमले में आवासीय और गैर आवासीय इमारतों के नष्ट होने और क्षतिग्रस्त होने के बाद यह संख्या बढ़ रही है। यानी मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन के हमलों से दोनों ही देशों में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता नजर आ रहा है। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से देश की जनता को चेतावनी भी दी गई थी कि रूसियों ने एक बड़े हमले की तैयारी की है, कृपया अपना ख्याल रखें। आज रात और आने वाले घंटों में हवाई हमले की चेतावनियों पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है। यानी जेलेंस्की को भी इस बात का एहसास है कि आने वाले वक्त में यह जंग और खतरनाक रूप लेने वाली है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और यूरोप की तरफ से दोनों देशों में युद्ध विराम की कोशिशें भी चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन के दौरान यह कहा था कि अब वक्त आ गया है जब रूस और यूक्रेन जंग खत्म करने की दिशा में आगे बढ़े और वो इसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। जिसके बाद यूरोप की तरफ से भी रूस से संपर्क साधा जा रहा है ताकि वे भी इस बातचीत का हिस्सा बने रहें। उनका जोर भी क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर है। लेकिन फिलहाल जिस तरह ये हमले बढ़ते जा रहे हैं, उन हालात में युद्ध विराम लगभग नामुमकिन ही माना जा रहा है। बहरहाल अब इस जंग को लेकर आगे क्या फैसला होता है, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच छिड़ी जुबानी जंग की। तो फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप और मेलोनी दोनों ने खूब सुर्खियां बटोरी। किसी की मुलाकात चर्चा में रही तो किसी के बयान, लेकिन अब इन दोनों ही नेताओं में जोरदार बहस छिड़ गई है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की आदत है कि वो खुद को दुनिया का सबसे शानदार और सबसे ताकतवर नेता बताते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें करारा जवाब भी मिल गया। इटालियन पीएम मेलोनी ने एक के बाद एक ट्रंप के हर दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप, ये लगातार और बिना किसी उकसावे के किए जा रहे हमले बिल्कुल बेमतलब है। जहां तक मेरी लोकप्रियता की बात है तो आपका दोस्त होने से इसमें कोई मदद नहीं मिली है और ना ही ये आपके साथ मेरे रिश्तों पर निर्भर करती है। मेरी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की मेरी क्षमता पर निर्भर करती है और मैंने हमेशा यही किया है। इटली में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के मामले में भी हमने समझौतों का सम्मान किया है। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने पूरे सम्मान के साथ यह बता दिया कि अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए उन्हें ट्रंप की मदद की जरूरत नहीं है। उनका यह बयान ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि फ्रांस में G7 बैठक के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बार बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए कहा। इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि जब ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोकने की बात आई तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। हालांकि कथित नेटो ने भी ऐसा ही किया था। हमें इटली के लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया गया, जिससे लॉजिस्टिक्स में बड़ी दिक्कत हुई। और यह तब हुआ जब अमेरिका इटली और अन्य तथाकथित नेटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर का योगदान देता है। अब जब अमेरिका ने ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है तो वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है। ट्रंप के इस दावे को मेलोनी ने पूरी तरह से झूठ बताया है, लेकिन जिस तरह दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, उसे लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। इससे पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि G7 समिट में मेलोनी ने बार बार उनके साथ फोटो खिंचवाने की अपील की थी, जिसके जवाब में मेलोनी ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगी देशों के नेताओं के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ना तो इटली और ना ही मैं किसी से भीख मांगते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ वक्त से अपने यूरोपीय सहयोगियों से खासे नाराज चल रहे हैं और इसकी प्रमुख वजह है ईरान जंग में अमेरिका का अलग थलग पड़ जाना, क्योंकि ट्रंप की अपील के बावजूद इस जंग में अमेरिका के किसी भी सहयोगी ने मदद नहीं की। और आज जब ट्रंप ईरान से समझौते को मजबूर हो गए तो उनकी खींच उनके बयानों में साफ दिखाई दे रही है। बहरहाल अब दोनों नेताओं की ये जुबानी जंग कहां जाकर थमती है, ये देखना होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे अचानक पूरब की तरफ खिसके पूरे जापान की। तो जरा सोचिए, अगर कोई भूकंप सिर्फ इमारतों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को उसकी जगह से खिसका दे
सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन ये जमीनी हकीकत है और इस हकीकत का खुलासा हुआ है एक नई वैज्ञानिक रिसर्च में। ये कहानी शुरू होती है साल 2011 से। दरअसल 11 मार्च 2011 को जापान में धरती अचानक कांप उठी। जबरदस्त भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.3 मापी गई। यह था तोहोकू भूकंप, जिसे दुनिया के सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है। इस भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली थी, सुनामी पैदा की और जापान के कई शहरों को तबाह कर दिया था। लेकिन अब करीब 15 साल बाद वैज्ञानिकों ने इस भूकंप से जुड़ा एक ऐसा रहस्य खोज निकाला है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भूकंप के दौरान पैदा हुई एक बेहद शक्तिशाली सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के अंदर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गई। यह तरंग पृथ्वी के मैंटल और तरल आउटर कोर की सीमा से टकराई और फिर वापस सतह की तरफ लौट आई। इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो है जब यह तरंग वापस जापान पहुंची तो उसने जमीन को इतनी ताकत से प्रभावित किया कि पूरा जापान कुछ मिलीमीटर पूरब की तरफ खिसक गया। यह घटना मुख्य भूकंप के लगभग 13 मिनट बाद हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों के इस नई रिसर्च के मुताबिक कुछ इलाकों में जमीन 5.5 मिलीमीटर तक खिसकी। पहली नजर में तो यह दूरी बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन किसी पूरे देश का अपनी जगह से खिसक जाना विज्ञान की दुनिया में बेहद बड़ी घटना मानी जाती है। दरअसल जापान के पास जियोनेट नाम का एक अत्याधुनिक निगरानी नेटवर्क है। पूरे देश में 1200 से ज्यादा जीपीएस स्टेशन लगे हुए हैं जो जमीन की बेहद मामूली हलचल को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब वैज्ञानिकों ने भूकंप के डेटा का विश्लेषण किया तो उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। रिकॉर्ड्स बता रहे थे कि जापान का एक बड़ा हिस्सा अचानक पूरब की तरफ खिसक गया है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कोई तकनीकी गलती होगी, लेकिन जब डेटा को बार बार जांचा गया और हर बार वही नतीजा सामने आया। भूकंप के केंद्र के पास वाले इलाकों में 5.5 मिलीमीटर से ज्यादा की हलचल दर्ज हुई, जबकि चुबू और चुगोकू क्षेत्रों में 4 मिलीमीटर तक का बदलाव देखा गया। और हैरानी की बात तो यह रही कि भूकंप के केंद्र से करीब 1300 किलोमीटर दूर दक्षिणी इलाकों में भी 2 से 3 मिलीमीटर तक जमीन खिसकने के सबूत मिले। यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने इतनी गहराई से लौट कर आई किसी सिस्मिक वेव को जमीन की स्थिति बदलते हुए रिकॉर्ड किया है। यानी जिस भूकंप को दुनिया ने 2011 में महसूस किया था उसकी कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। धरती के अंदर छिपे रहस्य लगातार हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी धरती बाहर से जितनी शांत दिखाई देती है उसके अंदर उतनी ही विशाल और उतनी ही रहस्यमय शक्तियां आज भी काम कर रही हैं। लेकिन फिलहाल आज के हमारी वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।